नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों का दलाल कौन। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, वो हमेशा कहती रहती है कि ये दलाल थे अंग्रेज़ों के, वो दलाल थे अंग्रेज़ों के, सवर्ण दलाल थे अंग्रेज़ों के, राजा जितने थे राजपूतों के वो सारे दलाल थे, जितने ब्राह्मण थे, मनुवादी थे, वो सब दलाल थे, जितने बनिया थे वो दलाल थे अंग्रेज़ों के। तो हम देखेंगे आज कि दलाल एक्चुअल में था कौन। जब इनके पास पावर आती है, जब किसी के पास पावर आती है तो वो चीज़ों को लिख सकता है अपने अकॉर्डिंगली, पेपर गायब करवा दिए हैं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की इन लोगों ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि दलाल कौन था। एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे, एक कुछ नाम लेंगे हम उसमें, वो क्या थे, कैसे उनके लिंक थे, किनसे किनसे, कैसे कैसे वो लोग एक डेजिग्नेशन, एक ओहदा समाज में पाते गए, कैसे उनका इतना बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उनके नाम के चलने लगे, कैसे इतने बड़े बड़े ट्रस्ट उनके चले, उनकी कंपनियां कैसे बन गई, ये सारी चीज़ें थी। तो आज तो बहुत लेंदी एपिसोड नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे कि जो कि डायरेक्ट कांग्रेस से रहेगा। फिर बाद में ओवर द टाइम हम बात करते रहेंगे बीच बीच में कि कौन क्या था, किसके लिंक कहाँ से थे, उनके आज की कंडीशन क्या है, उनकी फैमिली के, ये सारा भी बात करते हैं और पता चल जाएगा हमें कि अंग्रेजों का दलाल था कौन है एक्चुअली। तो हम बात करते हैं कि दलाल एक उपाधि होती थी नाइटहुड की, जिसमें सर की उपाधि दी जाती थी, खान बहादुर की या बहादुर की या राव साहब की या राय की, इस तरीके की उपाधि दी जाती थी उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। तो वो उनको दी जाती थी जो इंग्लिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स यानी क्राउन के फेवर में, या उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डिवोटी थे, जिसके लिए जो और इसका प्रोसेस अगर हम देखें तो होता क्या था कि इसमें अगर आप जाइए और सर्च करिए तो आपको पता चलेगा, और रिकॉर्डिंग्स उस टाइम के आपको मिलेंगे, दस्तावेज जो होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे कि उस टाइम पे आपको ब्रिटेन जाना होता था। वहाँ की जो महारानी है उनके दरबार में आपको दाहिना घुटना टेक करके बैठना होता था। जब आप बैठते थे तो उस टाइम पे वो रानी या राजा जो भी होते थे वो आपके गर्दन पे लेफ्ट साइड में तलवार रखते थे अपनी, और उसके बाद फिर उसका पूरा का पूरा सेशन होता था एक। उसके बाद फिर वहाँ पे ओथ सेरेमनीज होती थी कि हम इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स यानी क्राउन के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा उनके डिवोटी रहेंगे, उनके पेट्स रहेंगे। इस तरीके से वो वहाँ पे वो होता था। उसके बाद फिर वो उनको सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें दी जाती थी। फिर भारत में जब लाया जाता था उनको, तो कहीं कोई लैंड दे दी जाती थी बड़ी सी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर करें, ट्रस्ट बनाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इस तरीके से खोलते थे, वो ऑपरेट करते थे। अब उनमें उपाधियाँ मिलती थी, उनमें खान बहादुर होता था, नाइटहुड होता था, सर नाम होता था, जैसे सर इनको बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद, या उस टाइम पे और बहुत सारे थे सर के नाम से थे, जिनके नाम में सर लगा दिया था। आप देख लीजिएगा कि किनको किनको क्या क्या उपाधियाँ मिली थी। उसी को जस्ट जब अपने लोग को जब तथाकथित रूप से जब आज़ादी मिली हमको मिल गई, भीख में मिली थी आज़ादी। तो जब मिली तब उस टाइम पे भी उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई उपाधि गवर्नमेंट नहीं देती है किसी के लिए। जो भी और सारे टाइटल्स थे वो सारे हटा दिए गए, लेकिन कुछ टाइटल्स हैं जो अभी होते हैं, जो कि आर्मी में हैं, तो वो आर्मी देती है, गवर्नमेंट नहीं देती है। इसको आप याद रखिएगा, वो आर्मी देती है, गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बना करके बचा करके रख ली हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड ही रखा, वैसे ही उसको डिमोलिश नहीं किया, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, उसको कंटिन्यू ही रहने दिया इन्होंने। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस का रिलेशन कैसे था अंग्रेजों के साथ। और आप जैसे देखते हैं कि एओ ह्यूम ने बनाया था 1885 में। हुआ क्या एक्चुअली कि जब हम अगर देखें तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप पूरे भारत की सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आप पूरी दुनिया में चले जाइए, आप 1957 के स्पेशली इंडिया की बात करें अगर आप, तो आप जा करके विदेशों में, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ पे 1957 की क्रांति यानी रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ था, उसके ऊपर आप पीएचडी कर लेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन आप इंडिया महज एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे आप 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर आप पीएचडी करने के लिए आप टॉपिक लेकर के जाइए किसी यूनिवर्सिटी में। मैं खुद कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से बात कर चुका कि मेरी पीएचडी करवा दीजिए। हालांकि मैं अभी पीएचडी के एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी पीएचडी करवा दीजिए उस टॉपिक पे।
किसी ने आज तक मुझे एश्योरेंस नहीं दिया है इसका कि पीएचडी वो मुझे 1857 की क्रांति पे करवा देंगे। कोई भी बंदा, कोई प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी बात भी करेंगे ना तो वो आपको सीधे बोलेगा बंदा कि अगर आप अरुंधति की रॉय की किताब पढ़ना चाहते हो, रामचंद्र गुहा की पढ़ना चाहते हो, जो वामपंथी हैं उनकी हिस्ट्री से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके कुछ टॉपिक्स पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे किसी दूसरे हिस्टोरियन की अगर आप बुक और रिफर्स करते हैं कि हम नहीं ये टॉपिक पे ऐसे ऐसे ये स्टडी होगी हमारी, आपको कोई बंदा, कोई प्रोफेसर आपको अटेंड नहीं करेगा, आपको कहीं पीएचडी की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। इस टॉपिक पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप करके दिखा दीजिए इसको, जिन लोगों के पास भी जाए। अब बात करते हैं 1857 की जब क्रांति होती है तो वो सशस्त्र सेना जो थे ना उस टाइम पे हुआ था। जो एडमंड एडली थे उस टाइम के, वहाँ पे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो उस टाइम के 1945 से 1951 तक, वो आए थे इंडिया में विजिट करने 1956 में। बालाकृष्ण थे उस टाइम पे, यहाँ पे एक जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उस टाइम पे गवर्नर भी थे जब इंडिया आज़ाद होता था, उस टाइम पे गवर्नर थे वहाँ बंगाल पे। उसके बाद फिर वो बन जाते हैं यहाँ पे जज। वो इंटरव्यू ले रहे हैं एडमंड एडली का, तो वो बता रहे हैं कि नहीं, भारत की आज़ादी, भारत छोड़ो आंदोलन या जो नेहरू और गांधी जो कर रहे हैं, अब वो खुद प्राइम मिनिस्टर खुद से बोल रहा है, इसलिए नहीं हुआ था। वो रिवोल्ट हुआ था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 25 लाख या 25 लाख जो आर्मी थी, 83-84 लाख आर्मी को भेजा था भारत ने, भारत की सैनिक को भेजा था गांधी ने, इसलिए सार्जेंट की टाइटल गांधी को दी गई थी। सार्जेंट टाइटल गांधी को दी गई थी। ये सेना में भर्ती करवाता था। अब कहते हैं अहिंसा का पुजारी था, इसने करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी ने, एम के गांधी। तो उसने जब दिया तो मरो हिंसा है कि अहिंसा है, आप ये शब्द की बात बताइए। उसके बाद फिर इसने अंग्रेजी सेना के तरफ से पूरे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भारत के 85 से 83 लाख लोगों को भेजा था जो सेना में, कि इसको लड़ोगे और भारत हमें बाद में जीतने के बाद ब्रिटिशर्स हमें आज़ाद कर देंगे। इस लालच में लोगों को भेजा जो भारत कभी नहीं जाता था समुद्र पार करके जहाज से, लेकिन इसको प्रथा को भी गांधी ने और नेहरू ने मिलकर के तोड़ दिया और भर्ती करवाया। लोग गए, लड़े, जिस तरफ से भारत की आर्मी ने जिस कंट्री की तरफ से लड़ा था वर्ल्ड वॉर में, वही कंट्रियां जीती हैं। उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो भारत के 25 लाख से ज्यादा आर्मी को डीकमीशनड कर दिया। एडमंड एडली बताते हैं कि उनको डीकमीशन कर दिया। उससे रिवोल्ट था एक, और वो खाली भी नहीं कर रहे थे, देश को आजाद भी नहीं कर रहे थे। 45 में खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर, लेकिन 47 तक वो बैठे हुए हैं। तो रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। फरवरी के टाइम पे 1946 में रिवोल्ट स्टार्ट होता है, और बताता है एडमंड एडली कि 78 से ज्यादा वॉरशिप्स जो थी ब्रिटिशर्स की, वो भारत के जो सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, आजाद हिंद फौज, उसके भी बंदे थे वो सारे के सारे, वो सारे 20,000 सैनिकों के साथ वो पूरा रिवोल्ट कर दिया उन्होंने। और सेम रिवोल्ट वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का एयरफोर्स था उसमें और आर्मी थी उसमें, पूरा मिला करके, मतलब कि आप समझ लो कि जो बचे हुए थे ना 20-25 लाख के थे, 38-39 लाख के पास थे, लेकिन मैं 20-25 लाख के मेरा वो हो रहा है कि जहाँ पे मैं कई जगह पे आर्टिकल्स पढ़ा स्टडी में, उसमें 20-25 लाख थे, जिसमें से कि आप समझिए कि वो सारे के सारे रिवोल्ट कर दिए थे। और उस टाइम पे एडमंड एडली बताते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो सैनिक थे वो सिर्फ 40,000 थे इंडिया में। उस प्रेशर में, अमेरिका के प्रेशर में, भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर देने के लिए बात हुई 1948 अक्टूबर के मंथ में, लेकिन इसको नेहरू ने बहुत जल्दी करने के लिए 47 का डेट करवा लिया, और ये जून की बात थी तो उन्होंने अगस्त में जाकर के ये सारा कुछ ट्रांसफर हुआ। तो आप समझिए कि मतलब किस तरीके से इन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि वो जो सशस्त्र सेना था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कांग्रेस बनाया। ह्यूम ने 85 में खूब स्टडी की उसकी, 1857 की क्रांति की, वो ब्रिटिश वगैरह में है, उसको कभी दिन डिटेल में बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। अभी इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेटेजिकली एक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस रखा है ह्यूम ने 85 में स्टडी करने के बाद, और कहा कि अहिंसा, गांधी को इंपोर्ट किया गया, नेहरू को, अहिंसावादियों को इंपोर्ट करके एक तरीके से पूरा राजा राम मोहन राय और सारी गैंग मिल करके इनको बनाया, अहिंसावादियों को मिला करके। और उसके बाद फिर एक वो किया कि मतलब कि भारत में कभी भी अहिंसा को इतना ज़्यादा प्रमोट, इतना एडवर्टाइज किया गया भारत में कि सशस्त्र विद्रोह हो ही ना। और भारत की जो ये नस्ल थी, जो नस्ल उस टाइम की थी,
जो उस टाइम की जनरेशन थी उसको और आज तक के जनरेशन के दिमाग में अहिंसा को इतना ज़्यादा पिंच, इतना इंजेक्ट कर दिया कि अब बिल्कुल अब तो वो इतने ज़्यादा अहिंसावादी हो गए हैं। अहिंसा परमो धर्मा सिर्फ बताया गया, उसके आगे का अहिंसा परमो धर्मो हिंसा तथा वचा इसको बताया ही नहीं गया। बिल्कुल एक तरीके से आप बता दीजिए, समझ लीजिए कि नपुंसक करके पूरी जनरेशन को रख दिया इन्होंने, अहिंसा के पाठ पढ़ा करके जबरदस्ती इंजेक्ट कर करके। इनके जो बंदे थे, अब कांग्रेस बनी इस तरीके से है और इस पे किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, ये मैंने आपको थोड़ा सा अभी दिया है 1857 की क्रांति में, इसको डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाइटहुड जो आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कांग्रेस के पदक थे, सर की उपाधि थी, वफादार कुत्ते होते थे वो उस टाइम के। बड़ा नाम था इसमें, 1890 की बात है, 1885 में बन गई थी कांग्रेस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिरोज शाह मेहता जो अध्यक्ष थे उस टाइम के, उनको 1904 में नाइटहुड सर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटेन में जाकर के लिया था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे। आप समझिए कांग्रेस की औकात क्या है, एक्चुअलिटी फैक्ट क्या है कांग्रेस की। नारायण गणेश चंद्रा स्वामी हुए, उसके बाद फिर 1855 में थे ये एक्टिव थे। 1900 में दिसंबर 2 में मई 14 आईएनसी के प्रेसिडेंट थे ये। 1901 में हाई कोर्ट के जज भी थे ये। 1910 में इनको नाइटहुड की और सर की उपाधि दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। रिटायर होने पे 1910 में दिया, 1913 में जब ये रिटायर होते हैं 13 में, तो बड़े नेता फिर से कांग्रेस के बना करके एज अध्यक्ष रख लिए जाते हैं टीम में, कांग्रेस में। अब आते हैं 1907 से 1908 के बाद में कि रास बिहारी घोष 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी जाती है इनको। हर साल, हर दूसरे तीसरे साल पे इनको एक बंदे को, इनका जो अध्यक्ष होता है, बड़ा लीडर होता है कांग्रेस का, वो नाइटहुड पा रहा होता है। मतलब ये देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित कर रहे थे, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से प्रॉक्सी फेस थे ब्रिटिशर्स के। और मैं आपको बता दूं कि जो अधिवेशन 1935 में भारत एक्ट बना था, जो बनाया था 1935 में, उसमें भी नेहरू गांधी आपस में मिल करके, मेरे पास ये संविधान की बुक है, मैंने इसी में से पढ़ा है कि 1935 में वो लोग, तो मैंने एक बार मैं अपने पोस्ट पे भी मैंने शेयर किया उसमें कि ये लोग तो चाह रहे थे कि जो है भारत में जो ये संघीय रहे इसमें, और एक्ट बने, प्रांतीय मंडल रहे, इसमें सारा कुछ रहे, लेकिन कांग्रेस और ब्रिटिशर्स मिल करके पावर शेयर करें, ये था उनका। और इस पे कांग्रेस बिल्कुल एग्री थी, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, ये गांधी भी चाहते थे ऐसे ही करने के लिए यही। लेकिन जो एक उसमें दो पार्टियां थी, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल चाहता था कि अंग्रेजों के साथ मिल करके हम रूल करेंगे, लेकिन और संसदीय प्रणाली बनी रहे, लेकिन जो गरम दल था वो चाह रहा था पूरी तरह पूर्ण स्वराज, पूरा अखंड भारत पूर्ण स्वराज की मांग करता था वो। लेकिन गांधी की पार्टी चाहती थी कि भाई अंग्रेजों के साथ मिल करके किया जाए। ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, मैं थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया। हाँ, 1935-1906 में जो घोषणा हुई थी नरम पंथियों के अनुसार, ये देखिए, नरम पंथियों के अनुसार अर्थ था कि अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन संसदीय स्वशासन अतिवादियों के लिए, यह अर्थ था कि स्वाधीनता पूरा, तो मतलब उनके अधीन रह करके ये चलाना चाहते थे। ये देखिए देख लीजिएगा, ये है सुभाष कश्यप की, ये हमारा संविधान नामक है, और इस पे 12 नंबर पे है। 21 नंबर पेज पे भी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी। सरदार 1947 कैसे, किस तरीके से 24 अगस्त 1947 को 46 को ही प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। मतलब कौन था कुत्ता अंग्रेजों का, किस बिना किसी इलेक्शन के और बिना किसी भारतीयों के उस पर दिए हुए वोटिंग कुछ नहीं होता है, और अंग्रेज इनको डिप्यूट कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर भारत के। सोचिए क्या क्या ऐसा रिलेशन था इनका आपस में, तो ये बताएंगे। ये रहा सबूत। अब इसके साथ मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, ये जितनी चीजें हैं सारे पब्लिक डोमेन में हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब हम उसके बाद फिर मैंने आपको रास बिहारी का बता दिया, 1915 में हुआ, तो उसको फिर जनरल चेतुर शंकरन नायर होते हैं, ये 1897 से एक्टिव होते हैं, एडवोकेट होते हैं अंग्रेज सरकार के। इंडियन आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं ये 1904 में। उसके बाद फिर इनको कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर 1912 में एक उपाधि मिल दी जाती है। तरीके से इनको 7 उपाधियां दी गई थी।
ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 7 उपाधियां मिली थी इनको, कंपेनियन का मिला था इनको, नाइटहुड का मिला था इनको, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि 1912 में मिली थी, कंपेनियन 1904 में मिला था। 1908 में इनको ब्रिटेन्स और जो है ब्रिटेन्स मद्रास हाई कोर्ट में जज बनाया गया। ब्रिटेन के मद्रास हाई कोर्ट में इनको जज बनाया गया था। रिटायर हुए थे 1915 में वहां से। 1942 में 13,000 की सैलरी पर, 13,000 की सैलरी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जो था, 13,000 की सैलरी पर, जो अंबेडकर का आप सर्च करिए, अंबेडकर की जो एक पार्टी थी अंबेडकर की, उसमें 13,000 के पेरोल पे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को सैबोटेज करना है। 13,000 पर मंथ की सैलरी उस टाइम पे अंबेडकर और उनकी टीम की बनी हुई थी अंग्रेजों की तरफ से। भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म करो। किसी भी आंदोलन में, किसी भी क्रांति में अंबेडकर नहीं थे अंग्रेजों के खिलाफ भारत की तरफ से, वो अंग्रेजों के सपोर्ट करते थे। पूना पैक्ट से लेकर के आप सारा चीज पढ़ लीजिए अंबेडकर का पूरी तरीके से। मैं अंबेडकर का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कई मायनों में, लेकिन इस मामले में कतई नहीं सपोर्ट करता कि अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए, या जैसे आदिवासी का था, जो ट्राइबल्स थे, जो क्रिमिनल ट्राइबल्स, जो 1,008 जनजातियों को, 3,000 कुछ आसपास थे जनजातियां, जिनको पूरा मिला करके नॉन वॉरियर और जो है क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया गया था, वो अंबेडकर के प्रोजेक्ट में था और अंग्रेजों के साथ मिल करके अंबेडकर ने बनवाया था उसको। 1926 में वो वायसराय जो था उस टाइम पे 1926 था, अंबेडकर को वायसराय काउंसिल कमेटी का मेंबर था अंबेडकर अंग्रेजों के। वो पैसा लेते थे, सैलरी पे थे वो। अब उसके बाद फिर आते हैं, हम बात करते हैं जो पोस्ट फ्रीडम, जो मैंने बताया ना आजादी के बाद भी कुछ लोग उसको कंटिन्यू रखा था इन्होंने ना, ये नेहरू ने कर रखा था वो उसको। खान साहिब की उपाधि दी गई थी, खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसको? फैजल अली को। ये क्या थे? 1942 में नाइटहुड की उसको मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन में जो थे ये एक्टिव थे। इस तरीके से इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था कि इनको 1942 में इनको खान बहादुर और खान, मतलब आप समझिए कि क्या किस तरीके से काम किया होगा इन्होंने भारत के हथियार को, भारत के लोगों के हथियार को छुड़वाने के लिए, ताकि कि सदियों सदियों तक अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो भारतीयों से। 1857 की क्रांति ने इतना डैमेज किया था उनको, से घबराए हुए थे कि कोई बात नहीं, उसको खत्म करने के लिए अहिंसावादियों को ला करके उन्होंने अपने प्रॉक्सी फेस के रूप में खड़ा कर दिया था और वो भारत की जनता को बरगलाते रहे पूरी तरीके से। उसके बाद फिर नेहरू उड़ीसा के आसाम को गवर्नर बनाया इनको। किनको? फैजल अली को। आसाम, उड़ीसा और आसाम का गवर्नर बनाते हैं। 1959 में वो मार दिए गए, आसाम के गवर्नर के रूप में मारे गए थे वो। कौन? यही फैजल अली। अब बात करते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर। इनके बड़े किस्से हैं, बड़े लंबे लंबे किस्से हैं इनके। 1941 में हाई कोर्ट में ये दीवान बहादुर के नाम से दिए, दीवान बहादुर बनाया गया इनको। ऑर्डर दिया गया था अफुदी इंडियन, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर एक उपाधि, दीवान बहादुर की एक उपाधि, और यहाँ पे ये सर की उपाधि 1941 में। ये सारी चीजें इनको अयंगर को मिलती नहीं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया प्लस 7 मोर उपाधियां और दी गई थी इनको भी, जैसे कि दिया गया था जनरल चेतर शंकरन नायर को, उसी तरीके से। अब आते हैं ये 1947 में अयंगर बिना विभाग का मंत्री बनाए जाते हैं। 1947 में जब ये नेहरू के रिजीम स्टार्ट होती है, 1948 से 52 तक ये रहते हैं और रेल मंत्रालय दिया जाता है फिर उनको। 1952 में रक्षा मंत्रालय दिया जाता है, जहां पे इन्होंने पूरी तरीके से भारत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी, जो हथियार बनाने का था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नेहरू और अयंगर ने मिल करके पूरी तरीके से खत्म कर दिया भारत की मैन्युफैक्चरिंग को, जो हथियारों में भारत की डोमिनेंस था। पूरी दुनिया की जहाजें यहाँ पे बनने आती थी, वॉर शिप्स और वॉर फाइटर प्लेन्स, ये सारे जितने और आर्म्स एम्यूनिशन जितने थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी यहाँ पे। जब तक ब्रिटिशर्स गए हैं 36 से ज़्यादा यूनिट्स थे, जो आजकल कानपुर ऑर्डिनेंस और कुछ बचे हुए हैं। 6 या 7 छोड़ा था नेहरू ने सिर्फ, और वो भी अपने बंदों के लिए। नेहरू को क्या मिला था? नेहरू को मिला 46 में 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं अंतरिम सरकार के। वही बुक
और ये किसी भी बुक में देख लीजिएगा, ये सुभाष कश्यप भारत के आज के टाइम पे जितने भी हैं ये 90+ के हैं, और भारत इनका पीछे बायोग्राफी पूरा लिखा हुआ है। आप देख करके इसको पढ़ लीजिएगा, इस बुक की आप समझ जाएंगे। सुभाष कश्यप से बड़ा इस टाइम पे संविधान, भारत के संविधान या विश्व के संविधानों के बारे में अगर कोई जानकार रखता है तो अगर आप 4 या 5 निकालेंगे उसमें से सुभाष कश्यप एक होंगे। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अंतरिम सरकार क्या थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 24 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे करता है, पूरे भारत में हिंदुओं को कटवाता है, और 15 अगस्त को 14 अगस्त ठीक 1 साल बाद आजादी ले ली जाती है। आप समझिए, पाकिस्तान को अलग कर लिया जाता है। लेकिन 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, ये मथाई वही है जो जिनका लड़का 13 से 14 साल तक जब तक वो थे तब उनका सलाहकार था नेहरू का। उन्होंने किताब भी लिखी हुई है, रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू के ऊपर, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक रही है वो। नेहरू को उधेड़ करके रख दिया है मथाई ने, एमओ मथाई ने, और इंदिरा को, उनकी सच्चाइयों को। सर सफात अहमद, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, इस तरीके से मिला करके पूरा लोगों को, सबको उनके तथा 11 सहयोगियों ने 2 सितंबर 1946 को पद की शपथ ग्रहण किया। इस समूह में 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के शामिल होने के द्वारा द्वार खुल गया था उनका मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए। ये था इनका। अभी अब मैं आपको बताऊं कि इनको क्या मिला था, ये किस लिए कैसे बन गए थे ये प्राइम मिनिस्टर। कोई वोटिंग तो हुई नहीं थी 47 में, जब उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ फिर भी कोई वोटिंग नहीं हुई थी, तो 46 से प्राइम मिनिस्टर थे। जिस तरीके से इन्होंने नेहरू गांधी फैमिली ने दूसरों को बदनाम करने के लिए किया। एक जेल है पंजाब की, नाभा जेल। नाभा जेल में आप जाए, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद खत्म करवा दिए। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि इनके पापा जो इनके बाप थे मोतीलाल नेहरू, वो जाकर के अंग्रेजों के पैरों में गिड़गिड़ाए थे, वायसराय के पैरों में गिड़गिड़ाए थे। ये 11 दिन के लिए पहली बार किसी जेल में नेहरू बंद हुए थे। नहीं तो आगा खां और जो है बिरला हाउस, यही गांधी और नेहरू का यही जेल होता था। उसी के बड़े से लेविस होटल में बढ़िया सा हर घंटे का न्यूज़पेपर, हर घंटे की चाय कॉफी, ये सब होता था। इनका जेल ये होती थी। आप ढंग से इसको पढ़िए, आपको पता करिए इसको नेहरू क्या था। इनको पूरा भारत दे दिया गया। नेहरू को अंग्रेजों की गुलामी और उनका कुत्ता बने रहने के लिए पूरा भारत अंग्रेजों ने इनको झोली में डाल करके चले गए। माउंटबेटन परेशान थे, बार बार लेटर लिख कर रहे थे कि 1948 तक तो हम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब माउंटबेटन को बर्मा में इनसे मुलाकात हुई थी, माउंटबेटन को, और उसके बाद फिर जो है इनका रेडक्लिफ जो थे उनसे नेहरू की मुलाकात हुई थी बर्मा में। वहाँ पे बातचीत होती थी, अच्छे दोस्त थे दोनों लोग। इनको जल्दी से बुलाते हैं भारत में, और 2 महीने का सिर्फ टाइम देते हैं, 3 महीने का, लेकिन 3 महीने का भी टाइम नहीं मिलता उनको कि बॉर्डर डिस्क्राइब करें भारत और पाकिस्तान के बीच का, चाइना के साथ पूरा रेडक्लिफ जो था, जो वो कुछ भी नहीं। भारत का लकीर खींच दी गई वायसराय, यही जो आपके आज के टाइम पे जो आपके राष्ट्रपति भवन है, इसी के हॉल में बैठे बैठे रेडक्लिफ ने एक ड्रॉ कर दिया लाइन, वही भारत बन गया और भारत को आज़ादी भी दे दी इन्होंने। एक आरटीआई पढ़ी थी अभी रिसेंट में, आरटीआई में पढ़ा था कि जो है भारत को पावर ऑफ ट्रांसफर जो हुआ था वो कब हुआ, कैसे मतलब कौन साइन किया था उस पर। तो उस टाइम पे अगर देखें तो भारत को जो आंसर आया है उसका आरटीआई का, उसमें है कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है जहाँ पे कि हमें कोई साइन हो, या तो हम नहीं जानते कि कोई प्रूफ है, या इस तरीके का कुछ भी नहीं है हमारे पास। समझिए कि किसने खत्म करवाया उस प्रूफ को। उस टाइम पे हुआ था। एडमंड एडली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। यहाँ पे वायसराय थे माउंटबेटन, जो कि वर्मा के उस टाइम पे नेवी देख रहे थे, वर्ल्ड वॉर में वो वहाँ के थे। उनको बहुत अच्छा सा साउथ एशिया का बहुत अच्छा नॉलेज था उसको। वो माउंटबेटन को आप समझिए कि कितना बारीकी से इनको और नेहरू को स्टडी किया था उसने साल भर रह करके, कि जो बनाया गया था, जो डिवाइडेशन का भी था, माउंटबेटन ने जो पेपर दिया था, जब दिखाया था शिमला में ले जा करके नेहरू को ले गया अपने साथ, और वहाँ पे छुट्टियां मनाई और नेहरू को दिखाया कि उसने यही प्लान बनाया है कि डिवाइडेशन का। और उस प्लान को नेहरू ने जब पढ़ा तो उसने कहा एग्जैक्टली इट इज नॉट ऑफ माउंटबेटन पेपर, इट इज प्लान ऑफ गांधी, इट शुड बी कॉल्ड प्लान गांधी। गांधी का प्लान कहा जाना चाहिए इसको, माउंटबेटन का प्लान नहीं कहा जाना चाहिए। ये नेहरू के शब्द हैं जो कहा गया है।
उस पेपर को पढ़ करके। यानी गांधी नेहरू सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह थे माउंटबेटन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, कि भारत को तोड़ दिया जाए। अखंड भारत के पक्ष में नहीं थे वो। आप 1947 15 अगस्त 1947 को आप आजाद नहीं हुए थे, आपको पावर ऑफ ट्रांसफर दिया गया था, आप आजाद नहीं हुए थे। आप अखंड भारत की आजादी के लिए बात हुई थी, अखंड भारत नहीं था, भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे, और दोनों कंधे भारत के काटे गए थे। बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था, भारत की आजादी नहीं हुई थी। आप इस बात को समझिए, आप इसको जब डेप्थ में स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है हिस्ट्री में हमारे, किस तरीके से उसको सैबोटाज, किस तरीके से छेड़खानी की गई है उसके साथ, किस तरीके से बौनों को बड़ा राजनेता बना दिया गया, नेहरू ने बनाया, क्योंकि खुद नेहरू बौना था। नेहरू सुभाष चंद्र बोस के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन बनाया उन्होंने किया उसको, और आज तक पीढ़ियां भुगत रही हैं उस चीज को जो नेहरू ने किया। ये कहते हैं कि दूसरे लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। सवर्णों को ये बताते हैं, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मुझे ना तो किसी ठाकुर से लेना है, ना तो किसी ब्राह्मण से, ना तो किसी शूद्र से, ना तो कुछ वैश्य से, कोई मतलब नहीं होता मुझे। जो प्रेम से मिलता है उससे प्रेम से मिला जाता है, मेरी यही आइडियोलॉजी है। अब ये बताता है वो अंबेडकर का महल जाकर के देखिए अंग्रेजों ने कितना दिया था। राजभवन नाम है उसका, अंग्रेज जो अंबेडकर का मकान है, राजभवन। भाई आपको राज से तो इतना नफरत था। अंबेडकर के एंसेस्टर्स थे कौन? अंबेडकर के पिता, नाना, नानी, दादा, दादी सारे अंग्रेजों के ब्रिटिश आर्मी में थे, सूबेदार थे उनके पिता। 14वीं संतान थे वो, बहुत रिच थे पैसे से। लिख दिया गया, उससे गरीब नहीं होता इंसान। तो आप जब चीजों को पढ़ेंगे, जब आप पता, और ये मैं नहीं बोल रहा, अंबेडकर के विकिपीडिया पे जो सबसे इजी दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको, वो विकिपीडिया है। आपके पास फोन है, आप दिन भर टिकटॉक करते हैं, आपको पता है, आप दिन भर गूगल करते रहते हैं, जाइए विकिपीडिया खोलिए, उसमें लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ना किसी जलन में बता रहा हूँ। अंबेडकर को आप जितना फेवर करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा मैं आपके सामने पॉइंट्स रख दूंगा फेवर के, और आप जितना नेगेटिव कहेंगे उससे कहीं ज्यादा नेगेटिव फेवर पॉइंट्स रख दूंगा, गारंटी है। तो इन सब चीजों को आप समझिए, इनको देखिए, एनालाइज करिए, कांग्रेस की धूर्तता को समझिए। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो क्या करें, जब फ्लो आ जाता है तो उसमें आने लगती हैं बातें। तो इसको आज यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसी नोट के साथ आगे अपने लोग टॉपिक पे बात करते रहेंगे। हाँ, आने वाले टाइम पे कुछ इकोनॉमिस्ट और इन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे, जो कांग्रेस के सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, इनको एक्सपोज बहुत जल्दी करेंगे, और फैक्ट के साथ, और फिगर भी रहेगा उसमें, फिर जैसे इस वाले वीडियो में, वैसे सारे वीडियो में है, लास्ट वाले वीडियोज़ में भी है। तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल दैट, बाय बाय।